सोहन आज सुबह से ही बहुत खुश था क्योंकि पूरे 20 दिन बाद उसकी पत्नी नीरा घर आ रही थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही नीरा के चाचा जी की मृत्यु हो गई थी, तो सोहन के माता पिता नीरा को उसके मायके भेज आए थे। फिर सभी तेरहवीं में गए थे, केवल सोहन को छोड़, क्योंकि अभी पग फेरे की रस्म नहीं हुई थी। सोहन का बहुत मन होता नीरा से बात करने का, लेकिन उसके मायके में सभी रिश्तेदार होने व गमगीन माहौल होने के कारण नीरा सोहन से बात ही नहीं कर पाती थी। सोहन भी इस बात को समझता था, इसलिए ज़्यादा कॉल कर नीरा को परेशान नहीं करता था। आज सोहन का छोटा भाई व पापा नीरा को लेने गए थे। शाम के 8 बजे तक घर पहुंचने वाले थे। सोहन तो नीरा को देखने के लिए बेकरार हो रहा था, क्योंकि शादी के उस माहौल में सभी रिश्तेदार के घर पर होने के कारण ना तो वह नीरा को अच्छे से देख पाया था, ना ही बात कर पाया था। सोहन को घर जाने की जल्दी होने के कारण उसने शॉर्टकट रास्ता चुना, लेकिन एक मोड़ पर उसे एक छोटा बच्चा सामने से आता हुआ दिखा। सोहन के पास ब्रेक लगाने का टाइम नहीं था। बच्चा दौड़ता हुआ एकदम करीब आ गया था। उसे बचाने के लिए सोहन ने दूसरी ओर बाइक मोड़ी। बरसात के दिन होने के कारण बाइक फिसल गई। सोहन के एक पैर से लगातार खून बह रहा था। आसपास के लोगों ने सोहन को अस्पताल पहुंचाया। सोहन के एक पैर की हड्डी टूट गई थी, फिर वह हाथ पर भी कुछ चोटें आई थी। सोहन के पैर पर पूरे 1 महीने के लिए पक्का पॉलिस्टर चढ़ गया था, जिसकी वजह से ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। सोहन बहुत खुश था इस एक्सीडेंट की वजह से। कहाँ उसके बॉस उसे हनीमून पर जाने के लिए छुट्टी देने से मना कर रहे थे, लेकिन अब पूरे 1 महीने की छुट्टी देनी पड़ी। पर सोहन को इस खुशी से ज़्यादा गम इस बात का था कि अब तो वह सर से छुट्टी के लिए कह ही नहीं सकता है, मतलब हनीमून पर जाने की अब सोच भी नहीं सकता है। फिर भी घर पर पूरे 1 महीने नीरा के साथ रहने की खुशी थी। सोहन का छोटा भाई बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए 2 दिन बाद ही वह चला गया था। नीरा ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। की तरह सुबह 6 बजे उठ जाती थी, दोपहर को घर के कामकाज से फ्री होती तो सो जाती, फिर शाम को चाय नाश्ता व रात के खाने में लग जाती थी। माँ को पूरा रेस्ट मिल गया था, जिससे माँ बहुत खुश थी। लेकिन सोहन पूरे दिन घर पर रहने के कारण बहुत बोर हो रहा था। वह नीरा के साथ बात करना, उसे जानना समझना चाहता था, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। और अभी सोहन के पास समय था भी, लेकिन नीरा को तो घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं थी। नीरा तो अपनी सास की आदर्श बहू बनने में लगी हुई थी। सोहन साफ साफ नीरा से कुछ नहीं कह पा रहा था, बातों बातों में कह देता था, लेकिन नीरा इस बात को समझ ही नहीं रही थी। नीरा ने अपने ससुराल को तो अपना लिया था, लेकिन ससुराल वालों को नहीं अपना पा रही थी। सब लोगों की बात मानती थी, सबके मन की करती थी, लेकिन सारा दिन गुमसुम रहती थी। जितनी जरूरत होती केवल उतनी ही बात करती थी। एक दिन नीरा को घर की सफाई करते हुए एक बहुत ही सुंदर शतरंज बोर्ड मिल जाता है। उसे देखकर नीरा बहुत खुश होती है और चेस बोर्ड लेकर सोहन के पास जाती है। बेहद खुश होते हुए कहती है, मुझे स्टोर रूम में सफाई करते हुए ये चेस बोर्ड मिला है, ये किसका है? आपको चेस खेलना आता है? नीरा की खुशी देखकर सोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जवाब देते हुए सोहन ने कहा, हाँ, मुझे चेस खेलना आता है। आपकी खुशी देखकर लग रहा है आपको भी आता है। नीरा, आपको चेस खेलना आता है? ये आपने बताया नहीं कभी। सोहन, आपने पूछा ही नहीं कभी नीरा जी। नीरा, पता है, मैं अपने स्कूल व कॉलेज में चेस में हमेशा प्रथम आती थी। कॉलेज में तो राज्य स्तर की प्रतियोगिता जीती थी। अच्छा जी, तो मैं कौन सा कम हूँ? मैं भी चेस का धुरंधर खिलाड़ी हूँ। होंगे, पर मुझसे जीत पाना नामुमकिन है, क्योंकि चेस मेरे लिए एक नशा, एक जुनून है। मैं चेस में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चुन ली गई थी। उस प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था। मेरे परिवार वालों ने मुझे जाने से मना कर दिया। इस बात से मैं बेहद दुखी थी। मैंने अपना नाम वापस लेने के साथ ही कसम खा ली थी कि अब से मैं कभी चेस बोर्ड को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। पर आज जब चेस बोर्ड देखा तो मन में आया, जब घर में चेस बोर्ड है तो चेस खिलाड़ी भी होंगे,
इसलिए आपसे पूछने आ गई। वैसे इसकी गोटियां नहीं मिली मुझे। वैसे मैं कोई बहुत अच्छा चेस खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ चेस खेलना चाहती हैं तो मैं अपने दोस्त से कह के कल नया चेस मंगा लूँगा, क्योंकि इसकी कुछ गोटियाँ गुम गई हैं। बाकी की मिल भी जाएंगी तो कुछ काम की नहीं है। नीरा को शांत देख सोहन फिर बोला, क्या हुआ? कभी चेस को हाथ न लगाने वाली कसम के बारे में सोच रही हो? नीरा, हाँ। देखो नीरा, मैं वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। कम से कम चेस के बहाने ही तुम मुझे कुछ समय दोगी, जिसमें हम एक दूसरे के स्कूल व कॉलेज लाइफ के बारे में जान पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। अभी जो फ्री समय मुझे मिला है वह फिर मिलने वाला नहीं है, इसलिए कृपा कर कुछ समय चेस में मेरे लिए निकाल लो। अपनी कसम तोड़ दो मेरी खातिर। फिर भी नीरा का कोई जवाब नहीं आया तो सोहन बोला, लगता है तुम्हें मेरे साथ खेलने में डर लग रहा है, कहीं हार न जाओ। ये तो खेलने के बाद ही पता चलेगा कौन हारता है और कौन जीतता है। सोहन, तो कल मंगवा लूं चेस? नीरा हूँ कहकर सफाई करने फिर स्टोर रूम चली जाती है। सोहन तुरंत ही अपने दोस्त को फोन कर कहता है, हेलो अजय, तुम ऑफिस से लौटते समय एक अच्छा सा चेस खरीद लेना और कल ऑफिस जाते हुए मुझे देते जाना। घर से जरा जल्दी निकल आना ऑफिस के लिए। अजय चमकते हुए, चेस? पर खेलेगा किसके साथ? अभी सोहन का छोटा भाई तो है नहीं, और ये अचानक चेस खेलने की क्या सोचे? घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। फिर सोहन को चिढ़ाते हुए बोला, ओए, पर तुम बोर कैसे हो सकता है? अब तो भाभी घर आ गई है, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर, मूवी सूवी देख, शादी की सीडी वगैरह देख। सोहन, अबे चुप भी हो जा, तेरी भाभी को ही चाहिए चेस। अजय चौंकते हुए, क्या भाभी को चेस आता है? सोहन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीत चुकी है तेरी भाभी चेस में और मुझे चैलेंज कर रही है। अजय, भाई मैं कल बहुत बढ़िया चेस ले आऊँगा, पर हारना मत, क्योंकि ये इंटेलिजेंट लोगों का खेल है, किस्मत भरोसे नहीं खेलते, दिमाग से खेला जाता है। हार गया मतलब मूर्ख साबित हो गया। यार अजय, डरा मत, कल सुबह चेस लेकर आ, तब तक मैं मोबाइल पर देखकर प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत दिन से नहीं खेला है। अजय, हाँ ये सही है, चल फिर कल मिलते हैं तेरे चेस के साथ। सोहन, भूलना मत। अजय, बाय। सोहन, बाय। दूसरे दिन अजय सोहन को चेस दे जाता है। सोहन नीरा को चेस दिखाते हुए, ठीक है ना नीरा? सोहन, तो फिर कब खेलना है? नीरा, दोपहर को काम से फ्री होते ही। सोहन, ठीक है। नीरा चेस खेलने की खुशी में जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि अचानक नीरा के हाथ से पानी का जग गिर जाता है। नीरा की सास बहुत देर से नीरा को जल्दी जल्दी काम करते हुए देख रही थी। पानी का जग गिरते ही पूछ बैठी, कहीं जाना है क्या? नीरा, नहीं माँ जी, मैं यहाँ कहाँ जाऊँगी। सास, तो काम कितनी हड़बड़ी क्यों मचा रखी है, आराम से ध्यान से कर। नीरा, जी माँ जी। सभी काम निपटाने के बाद नीरा जब अपने रूम में जाती है तो देखती है सोहन पहले से ही पलंग पर चेस बिछाए उसके आने का इंतजार कर रहा है। नीरा पलंग पर बैठते हुए, आपको हारने की बड़ी जल्दी है? सोहन, आपसे हारना भी कबूल है मैडम, चेस जीतने से आपको जो खुशी मिलेगी वही हमारे लिए जीत है। नीरा, अच्छा जी, अब तो पक्का डर लग रहा है। सोहन, खेल की शुरुआत कीजिए मोहतरमा, तभी तो हार जीत होगी। नीरा, शुरुआत आप कीजिए। सोहन, लेडीज फर्स्ट। सोहन नीरा से गेम जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, वह तो नीरा से बात करना चाहता था, इसलिए सोहन का ज़्यादा फोकस गेम पर ना होकर बातों पर था। सोहन, नीरा, तुम मायके में किसके साथ गेम खेलती थी? मेरा मतलब है तुम्हारे वहाँ पर किस किस से चेस खेलकर बन जाता है? तुम्हें चेस खेलना किसने सिखाया? नीरा, मुझे मेरे भाई व करण ने चेस खेलना सिखाया है। सोहन, ये करण कौन है? नीरा, है नहीं था,
कहकर एकदम उदास सी हो जाती है और कहती है, प्लीज़ आप खेल पर ध्यान दीजिए। खेलते समय बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप खेल पर शांतिपूर्वक अपना ध्यान लगाइए और मुझे भी लगाने दीजिए। यह सुन सोहन एकदम चुप होकर अपने खेल पर फोकस करता है, लेकिन 1 घंटे के बाद हार जाता है। नीरा खुश होते हुए, मैंने कहा था ना, मुझे हराना मुमकिन नहीं है। आज तक केवल करण ही मुझे हरा पाया है। सोहन फिर से करण के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी नीरा के फोन पर उसकी माँ का फोन आ जाता है। सोहन के मन में करण नामक कीड़ा घुस गया था और फिर नीरा का है नहीं था। उसे अजीब लग रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीरा की कॉल पर बात हो जाने के बाद सोहन ने फिर नीरा से करण के बारे में पूछना चाहा, लेकिन नीरा उसकी बात को अनसुना करके सो गई। सोहन को लगा नीरा इसका जवाब उसे नहीं देगी, इसलिए सोहन ने भी कभी इस बारे में नहीं पूछा। नीरा को चेस जीतने से जो खुशी मिलती थी वह उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करती थी। हर समय गुमसुम रहने वाली नीरा अब बदलने लगी थी। पहले दिन करण का जिक्र आने की वजह से नीरा ने सोहन को बात करने से मना कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन नीरा ने स्वयं ही बातें करना शुरू किया, जिससे सोहन बहुत खुश हुआ। अब नीरा व सोहन रोज चेस खेलते थे। खेलते समय एक दूसरे की पसंद, नापसंद, स्वभाव, परिवार के लोगों के स्वभाव, दोस्तों, रिश्तेदारों, स्कूल कॉलेज की खट्टी मीठी यादों, गलतियों, आदतों, हर चीज़ के बारे में एक दूसरे से बात करने लगे। इन बातों से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे, लेकिन उन बातों में नीरा ने फिर कभी भी करण का जिक्र नहीं किया और सोहन ने पूछना भी सही नहीं समझा। हालांकि सोहन के मन में अब भी करण के बारे में जानने की इच्छा थी, लेकिन वह नीरा को नाराज या परेशान नहीं करना चाहता था। 10-15 दिनों में ही नीरा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके चेहरे पर उदासी की जगह खुशी नजर आने लगी थी। नीरा अब पहले से ज़्यादा सोहन का ख्याल रखने लगी थी। सोहन के बिना कहीं ही उसकी पसंद का खाना बनाती और उसके मुँह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती। अब नीरा अपनी सास से खुलकर बातें करने लगी थी। सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाएं जाहिर करने लगी। सोहन पर घर पर अपना हक जमाने लगी थी। सोहन को सामान इधर उधर रखने के लिए टॉवल पलंग पर डालने पर रोज माँ की तरह डांटती। सोहन को नीरा का डांटना अच्छा लगता था, इसलिए सोहन जानबूझकर वह काम करता था जिन पर नीरा को गुस्सा आता और वह उसे डांटता। अब तो नीरा सोहन की शिकायत भी अपनी सास से करने लगी। दोनों मिलकर जब सोहन को डांटती तो सोहन के पिता उसका साथ देते। इस तरह एक खुशनुमा व मजाकिया माहौल घर पर बना रहता था और सोहन को घर पर जन्नत का एहसास होता था। एक शाम सोहन व नीरा चेस खेल रहे होते हैं। सोहन नीरा से कहता है, नीरा, हम अपने बच्चों को बचपन से ही चेस खेलना सिखाएंगे और उन्हें विश्वनाथ आनंद के जैसा विश्व चैंपियन बनाएंगे। क्यों? बच्चों को जो बनना होगा वो खुद डिसाइड करेंगे। मैं आपको उनके ऊपर अपनी इच्छाएं नहीं थोपने दूंगी। मैं अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दूंगी, चाहे वह लड़की हो या लड़का। मैं उन्हें सही गलत की पहचान नहीं कराऊंगी, बल्कि इस लायक बनाऊंगी कि वे खुद सही गलत की पहचान कर सकें। शिष्टाचार व संस्कार इतने कूट कर भरूंगी कि वे सही मार्ग से भटक ही ना सके। हमेशा उनकी दोस्त बनकर रहूंगी ताकि वे मुझसे कोई बात न छुपा सके। उनका संबल और साहस बनूंगी, लेकिन उनकी कमजोरियों को कभी नहीं छुपाऊंगी। उनकी गलतियों पर कभी पर्दा नहीं डालूंगी। सोहन नीरा को एकटक देखते हुए, ब्यूटी प्लस ब्रेन, इंडियन प्लस मॉडर्न, फिर हाथ जोड़ती हुई, धन्य हो गया मैं तो ऐसी बीवी पाकर। इस बात पर नीरा को हंसी आ जाती है। दोनों हंसने लगते हैं। तभी सोहन की माँ का कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, सोहन, तेरी मामा जी की तबीयत बहुत खराब है, तो आज रात की 10 बजे की ट्रेन से मैं और तेरे पापा जा रहे हैं। बेटा, तू अभी टिकट बुक करा दे। सोहन, ठीक है माँ, आओगे कब? सोहन की माँ, बेटा 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। सोहन, माँ, आने की भी अभी बुक करा दूँ? सोहन की माँ, नहीं बेटा, अभी जाने की बस करा। मीरा, माँ, क्या हुआ है मामा जी को?
सोहन की माँ। बेटा, पिछले 2-3 महीनों से कैंसर का इलाज चल रहा है। नीरा, तो क्या अभी ज़्यादा सीरियस है? सोहन की माँ। हाँ बेटा, कहकर रोने लगती है। सोहन टिकट बुक करने में बिजी है। नीरा माँ को चुप कराती है और उन्हें कमरे में ले जाकर उनकी पैकिंग करने में मदद करती है। उसके बाद खाना बनाकर सबको खिलाती है। सोहन की माँ जाते हुए नीरा से कहती है, बेटा अपने व सोहन का ख्याल रखना और फ़ोन करते रहना। नीरा, जी माँ जी, आप भी अपना ख्याल रखना और पहुँचते ही फ़ोन कर बता देना। सोहन की माँ। अब चलते हैं, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। नीरा, जी। नीरा दरवाज़ा बंद कर अपने कमरे में जाती है। सोहन, माँ चली गई? नीरा, हाँ। सोहन को इस बात पर बहुत खुशी होती है कि 1-2 दिन के लिए वह और नीरा घर पर अकेले रहेंगे। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण सोहन नीरा को घर से बाहर तो नहीं ले जा सकता था, इसलिए सोहन ने घर पर ही कैंडल लाइट डिनर करने, मूवी देखने, शादी की सीडी देखने व अपने दोस्तों व उनकी पत्नियों को बुलाकर छोटी सी पार्टी करने का प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह उठते ही सोहन नीरा से बोला, नीरा आज घर पर खाना मत बनाना, लंच व डिनर दोनों बाहर से मंगवा लेंगे। आज हम दोनों 2 मूवी साथ बैठकर देखेंगे, एक तुम्हारी पसंद की और एक मेरी पसंद की। नीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे सुना ही ना हो। उत्तर न मिलने पर समीर ने नीरा की ओर देखा। नीरा बहुत उदास नजर आ रही थी। समीर, क्या हुआ नीरा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नीरा, क्या तबीयत ठीक है। यह कह नीरा कमरे से बाहर चली गई। सारा दिन नीरा यूं ही उदास, अनमनी और गुमसुम सी रही। उसने सोहन के साथ मूवी तो देखी, लंच व डिनर भी किया, लेकिन सोहन के साथ होकर भी वह सोहन के साथ नहीं थी, अपने ही ख्यालों में कहीं गुम सी थी। सोहन ने नीरा को पहली बार इतना उदास व अनमना देखा था। सोहन बार बार नीरा से उसकी उदासी की वजह पूछ रहा था, लेकिन नीरा टाले जा रही थी। सोहन नीरा को हंसाने के लिए मजाक कर रहा था, चुटकुले सुना रहा था, लेकिन नीरा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से सोहन को खींच सी होने लगी थी। कहाँ सोहन ने आज के दिन को यादगार दिन बनाने की सोची थी और कहाँ ये सब हो रहा था। सोहन दूसरे दिन दोस्तों को पार्टी देने की सोच रहा था, लेकिन नीरा की उस उदासी के कारण उसे अपना कल प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। ऐसा लग रहा था सोहन ने नीरा के मायके फ़ोन करके वहाँ का हालचाल पूछा कि कहीं मायके की किसी प्रॉब्लम के कारण तो नीरा उदास नहीं है, लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोहन ने अपनी सास को नीरा की उदासी के बारे में बताया और वजह पता करने को कहा, लेकिन नीरा ने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। अब सोहन की परेशानी व गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। सोहन अपने गुस्से को काबू कर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद नहीं आई। करीब घंटे के बाद उसे नीरा की सिसकने की आवाज़ आई। सोहन ने लाइट जलाकर नीरा को अपनी बाहों में ले लिया और चुप कराने लगा, तो नीरा और फूट फूट कर रोने लगी। सोहन बार बार नीरा के आंसू पोंछता व समझाता कि उसके मन में जो भी बात है, उसके रोने की जो भी वजह है, वह कह दे, जिससे उसका मन हल्का हो जाएगा। बहुत देर तक जब नीरा के आंसू नहीं रुके, वह शांत नहीं हुई, तो सोहन का गुस्सा फूट पड़ा और सोहन ने नीरा को डांट दिया। सोहन का गुस्सा देख व डांट सुन नीरा सबका गई और बोल उठी, आज करण की पुण्यतिथि है। सोहन ने नीरा के मुंह से दूसरी बार करण का नाम सुना था। सोहन करण के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन नीरा के मुंह से पुण्यतिथि की बात सुन सकते में आ गया। सोहन चौंकते हुए, क्या? नीरा फिर जोर से रोते हुए, हाँ। सोहन नीरा के आंसू पोंछते हुए, पर कब और कैसे? नीरा रोते हुए, आज से 8 साल पहले छत से गिरने से मेरे करण की मौत हो गई, मेरी आंखों के सामने। सोहन, छत से गिरने से? क्या करण ने आत्महत्या की थी? नीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम शांत थी। सोहन ने फिर पूछा, नीरा करण है कौन और उसकी मौत कैसे हुई? बताओ प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। सोहन को करण के बारे में बताते हुए, करण निर्मला आंटी का इकलौता लड़का था। निर्मला आंटी का घर मेरे घर के बगल में ही है। हमारी कॉलोनी में केवल करण ही मेरा हम उम्र था। कॉलोनी के बाकी सभी लड़के लड़कियां मुझसे 4-5 साल बड़े ही थे।
और मेरे भाई मुझसे 8 साल बड़े हैं। निर्मला आंटी टीचर हैं व अंकल बैंक में हैं। मैं और करण बचपन से ही साथ खेलते थे। आंटी को जब भी कहीं जाना होता वो करण को मेरे घर छोड़ जाती थी। हम उम्र होने के कारण हम एक दूसरे के साथ जितना खेलते थे उतना लड़ता भी थे। मेरी माँ व आंटी दोनों ने कभी भी हम दोनों की लड़ाई को सीरियस नहीं लिया। हालांकि मेरे भाई को हम दोनों की लड़ाई देखकर गुस्सा आता था और वह हमें लड़ाई करने पर डांटते मारते रहते थे। बचपन में मैं बहुत ही शरारती व उद्यमी थी। माँ को घर के कामों से, भाई को पढ़ाई से और पापा को ऑफिस से समय ही नहीं मिलता था कि वे मेरे साथ खेलें, मेरी शरारतों का हिस्सा बने। आसपास के सभी बच्चे मुझसे बड़े ही थे, इसलिए वे मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे। अतः ले दे के मेरा इकलौता फ्रेंड था करण। मैं जितनी गुस्से, जिद्दी व उद्यमी और लड़ाकू किस्म की थी उतना ही शांत स्वभाव का था करण। हाँ, कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता था और हमारी लड़ाई हो जाती थी, पर उसकी गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाती थी। उसके बाद वह मुझे मना लेता था और हम फिर साथ खेलने लगते थे। पहले हम दोनों का एडमिशन अलग अलग स्कूल में हुआ था, लेकिन मैंने रोककर अपना एडमिशन करण के स्कूल में करवा लिया था। अब हम साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ पढ़ते। उम्र बढ़ने के साथ हमारा खेलना कम हो ही रहा था कि भाई ने हमें चेस खेलना सिखा दिया। दोनों को चेस खेलना इतना पाया कि हमें चेस खेलने की लत लग गई और हमारा एक दूसरे के साथ समय बिताना बदस्तूर जारी रहा। दोस्ती तो हम दोनों के बीच बचपन से थी ही। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। 12वीं तक आते आते हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे और इस बात का एहसास भी हम दोनों को हो गया था और हम दोनों ही इस बात को परिवार वालों से छुपा कर रखने का प्रयास करने लगे थे। 12वीं का रिजल्ट आते ही मेरा व करण दोनों का एक ही कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट लेने का विचार था। उस दिन मैं छत पर थी, करण आया। मैं बहुत उदास नजर आ रहा था। मैंने उससे उदास होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि निर्मला आंटी चाहती हैं कि मैं अपने मामा के घर कोटा जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं। मेरे मामा बहुत बड़ा व बहुत फेमस कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसमें गेट की तैयारी कराई जाती है। वह चाहती है मैं वहीं रहकर इंजीनियरिंग करूं, गेट की तैयारी करूं और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पाऊं। मैंने करण से पूछा, तुमने क्या कहा, तुम क्या चाहती हो? करण, मैं माँ को साफ मना कर दिया है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यहीं रहकर तुम्हारे साथ रहकर पढ़ना चाहता हूँ। फिर उदास होकर बोला, माँ बहुत जिद कर रही है, मान ही नहीं रही है, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ। चाहती तो मैं भी नहीं थी कि करण मामा के घर जाए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी करण भी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये करण के कैरियर का सवाल था, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर करण को मामा के घर जाने के लिए मना लिया। करण ने कहा, मुझे कल सुबह ही एडमिशन करवाने के लिए जाना है, क्या सच में जाऊँ मैं? मैंने हाँ कहते हुए उसे गले से लगा लिया और रोने लगी तो उसने धीरे से मेरे कान में आई लव यू बोला। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर उसके इस तरह धीरे से कान में बोलने पर मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसे धीरे से कान में कौन बोलता है? करण, अच्छा तो कैसे बोलते हैं, आप ही बता दो मुझ नादान को। उस समय पता नहीं मुझे क्या सोचा, मैंने करण से कहा, यदि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो छत के इस डब्बे पर चढ़ो और खड़े होकर दोनों हाथ फैलाकर कहो, तभी मैं मानूंगी कि तुम सच में मुझे प्यार करते हो। करण को डर लग रहा था चढ़ने में, उसने मना किया, पर मैंने जिद की तो वह चढ़ गया। डरते डरते खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाकर मुझे आई लव यू बोला ही था कि अचानक उसे वहां एक सांप नजर आया और वह नीरा सांप चिल्लाकर बाहर सड़क की ओर गिर गया। मैं उसके प्यार में डूबे उसके केवल शब्द ही सुन पाई। वो समझती या कहती इसके पहले ही वह गिर गया था। ये देख मैं सुनने सी हो गई। फिर तहाशा भागते हुए नीचे गई तो भीड़ नजर आई। भीड़ को चीर कर करण को देखा तो वह खून से लथपथ था, पास ही आंटी बेहोश थी। मेरे 3 मंजिला मकान की ढबिया से गिरने के कारण करण का सिर फट गया था और उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही मेरे कानों में किसी की आवाज पड़ी, उसकी सांसें नहीं
ये तो मर गया है। मैं भी बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे भाई मेरे पास बैठे थे। मुझे निर्मला आंटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। माँ पापा आंटी के घर पर थे। मैंने होश में आते ही रोते हुए भाई को सब कुछ बता दिया और आंटी को बताने जाने लगे तो भाई ने मुझे रोक लिया। भाई ने मुझे समझाया कि यदि ये सब बात सबको बता देती हूँ तो सब मुझे रोहल की मौत का जिम्मेदार समझेंगे और हो सकता है कि आंटी मुझे सजा दिलाने की कोशिश करे। भाई ने मुझे बहुत समझाया और कसम दी कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगी, वो भी किसी से नहीं कहेंगे, यहाँ तक मम्मी पापा से भी नहीं। ये हम दोनों के बीच की बात है और हम दोनों के बीच ही रहेगी। वहाँ दूसरी ओर सब लोग करण की मौत को आत्महत्या समझ रहे थे। करण की मौत का जिम्मेदार आंटी स्वयं को मान रही थी। उन्हें लगा कि करण मामा के घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की और इसी वजह से करण ने आत्महत्या कर ली। नीरा रोती हुई, करण मेरा दोस्त व प्यार था, लेकिन आंटी का तो सब कुछ था, उनका सारा जीवन था। मैंने आंटी से उनका जीवन छीन लिया और उन्हीं की नज़रों में उन्हें दोषी बना दिया। करण की मौत का आंटी को इस कदर सदमा लगा है कि वह जिंदा लाश बनकर रह गई है। ना किसी से बोलती हैं, ना कभी हंसती हैं। अंकल भी अपनी ज़िंदगी बस काटे जा रहे हैं। मैंने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया है। ना तो ईश्वर मुझे माफ़ करेगा और ना ही मैं स्वयं को माफ़ कर पा रही हूँ। रोज़ सोचती आंटी को ये बात बता दूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अंदर अंदर खोखली होती जा रही हूँ, खुद के कर्मों के बोझ तले दबती जा रही हूँ। सोहन, नीरा के आंसू पोंछते हुए। नीरा, जो हुआ उसे भूल जाओ। करण की किस्मत में इतनी ही जिंदगी होगी। अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि करण तो जा चुका है, वो अब वापस नहीं आने वाला। नीरा, भूल जाऊं पर कैसे? नीरा, पता है भाई ने बहुत कोशिश की कि मैं ये सब भूल जाऊं। करण की मौत के बाद एकदम अकेली व गुमसुम हो गई थी। किसी भी जगह मन नहीं लगता था। हर समय करण की यादों में खोई रहती और आंटी के बारे में सोचती रहती थी। भाई चाहते थे कि मैं ये सब भूल जाऊं, इसलिए जब भाई की जॉब लगी तो मुझे दूसरे शहर में अपने साथ ले गए ताकि नई जगह जाकर सब कुछ भूल जाऊं, और मुझे वहीं कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। भाई ने मेरी खातिर जल्दी शादी कर ली, क्योंकि भाई अपने काम में बिजी रहते थे और मैं वहाँ अकेलेपन महसूस करती थी। भाई की शादी की खुशी में मैं बहुत हद तक ये भूल गई थी। और मेरी भतीजी, खुशी के आने पर तो जैसे मुझे नया जीवन मिला था। इन सब में मैं बहुत खुश थी और बहुत हद तक भूल गई थी। लेकिन ये 29 जून, ये डेट मुझे अपने बीती बातें याद दिला ही देती है। मैंने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है और वो कभी भूलने लायक भी नहीं है। तभी अभी का फ़ोन आता है सोहन को। सोहन, हाँ अभी बोल। अभी, भाई मैं कल सुबह घर आ रहा हूँ। सोहन, हाँ तो आना, रोका किसने है? अभी, भाई क्या मैं अपने दोस्त पंकज को अपने साथ घर ला सकता हूँ 2-4 दिन के लिए? सोहन, क्यों, उसे यहाँ कोई काम है? अभी, नहीं भाई, दरअसल पंकज अनाथ है। मैं आप सबके बारे में उसे बताता रहता हूँ तो वह आप सबसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छा लड़का है, कभी फैमिली में रहा नहीं। एक दिन आप सबसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो मैंने ही सोचा उसे अपने साथ लाने का। माँ से पूछा तो माँ ने आपसे पूछने को कहा। आप कहें तो अभी ना बोल देता हूँ। सोहन, नहीं नहीं, तुम्हारी इच्छा है उसे लाने की और उसकी इच्छा है आने की, तो ले आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी अभी सारा दिन घर पर ही रहता हूँ, तुम लोगों के आने से मुझे अच्छा ही लगेगा। अभी, भाई एक बार भाभी से पूछ लो। सोहन नीरा को सारी बात बताकर उसका जवाब मांगता है। नीरा के हाँ कहने पर सोहन अभी को हाँ कह देता है। दूसरे दिन अभी व पंकज के आने पर नीता उन्हें पानी देने जाती है तो पंकज को देखते ही नीरा के हाथ से पानी की ट्रे गिर जाती है। नीरा एकदम से सकपका जाती है, डर से जाती है। सोहन उसे संभालते हुए कमरे में ले जाता है और जाते हुए अभी को कहता है, कल व्रत था नीरा का, उसी की वजह से कमजोरी हो गई। तू किचन में जाकर देख, चाय रखी है गैस पर, दोनों पी लेना। नीरा को थोड़े आराम की ज़रूरत है। कमरे में जाकर नीरा सोहन को बताती है
कि पंकज की शक्ल हूबहू करण से मिलती है। सोहन: वो कहते हैं ना, भगवान एक जैसी शक्ल के साथ इंसान बनाता है, शायद सही कहते हैं। नीरा: पर इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं होती है। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी केवल जुड़वा में होती है। सोहन: बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। क्या करण का कोई जुड़वा भाई था? नीरा: कैसी बात कर रहे हो? करण का कोई जुड़वा भाई होता तो करण के साथ ना होता, निर्मला आंटी के पास ना होता। सोहन: हाँ सही है, होता तो आंटी के पास होता, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आई, शायद पंकज अनाथ है इसलिए। नीरा: क्या पंकज अनाथ है? सोहन: हाँ, कल तुम्हें बताना भूल गया। नीरा: तो तुम सब पता करो ना पंकज के बारे में। सोहन: पर क्यों? नीरा: पंकज अनाथ है और उसकी शक्ल करण से मिलती है। यदि निर्मला आंटी उसे गोद ले ले तो उन्हें सहारा व पंकज को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। सोहन: तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? ये इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। नीरा: ये होगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए एक कोशिश करने में क्या जाता है। आप एक काम करो, पंकज के बारे में सब पता करो, कोई भी बहाना बनाकर पंकज जिस अनाथालय में रहा है वहाँ का नंबर लो और वहाँ से सब पता करो। मैं माँ से बात करती हूँ, यदि माँ को ये बात सही लगी और पंकज सही लड़का निकला तो हम आंटी व पंकज से इस बारे में बात करेंगे। सोहन: हाँ ये सही है, एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी खाना बनाओ, मैं शाम को बात करता हूँ पंकज से, क्योंकि अभी आया है और एकदम से ये सब बातें करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शाम तक बातों बातों में पता करने की कोशिश करता हूँ, फिर रात को इस टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक तुम भी माँ से बात कर लेना। नीरा: हाँ ये सही है, मैं किचन में जाती हूँ। रात को खाने के बाद जब अभी व पंकज सोने के लिए चले जाते हैं तब नीरा सोहन से कहती है। नीरा: पता है सोहन, जब मैंने माँ से पंकज के बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा? सोहन: जल्दी बताओ क्या कहा। माँ ने बताया कि निर्मला आंटी को जुड़वा बच्चे हुए थे, दोनों ही लड़के थे और एक लड़का अस्पताल से ही चोरी हो गया था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला था कि कोई भिखारन उसे उठाकर ले गई थी, बहुत खोजबीन करने पर भी वह नहीं मिली। सोहन चौंकते हुए: क्या? हाँ, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, कोई भिखारन क्यों बच्चा चुराएगी? उसके पास तो खुद ही खाने को नहीं होता, बच्चे को क्या खिलाएगी? सोहन: भिखारन ने बच्चा पालने के लिए नहीं बल्कि उसे भीख मांगने का हथियार बनाने के लिए बच्चा चुराया होगा। छोटे बच्चों पर तरस खा के लोग भीख दे देते हैं। नीला: हाँ सही कह रहे हो, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने पंकज से क्या पता किया? सोहन: पंकज को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है, उसने होश संभाला तो स्वयं को अनाथालय में ही पाया। अब तो जो भी पता चलेगा अनाथालय से ही चलेगा। नीरा: अपने अनाथालय का नंबर लिया? सोहन: हाँ ले लिया, कॉल भी किया था पर किसी ने रिसीव नहीं किया, कल फिर ट्राई करके देखता हूँ। नीरा: और पंकज नेचर वाइज कैसा इंसान है, मतलब आपको क्या लगा उससे बात करके? सोहन: मुझे तो सही लगा और अनाथालय में बात करके पता कर लूँगा। दूसरे दिन सोहन अनाथालय में बात करता है तो पता चलता है कि पंकज एक भिखारन के साथ था। एक एक्सीडेंट में भिखारन की मौत हो गई थी, लेकिन पंकज बच गया था। पुलिस वाले उसे अनाथालय छोड़ने आए थे और पंकज के बारे में यही बताया गया था अनाथालय वालों को। नीरा: मतलब पंकज निर्मला आंटी का बेटा हो सकता है? सोहन: शायद। नीरा: हमें दोनों को ये बात बतानी चाहिए। सोहन: पर क्या दोनों इस बात को मानेंगे? नीरा: पता नहीं, पर डीएनए से पता लगाया जा सकता है, हमें दोनों को डीएनए के लिए मनाना चाहिए। सोहन: नेक काम में देरी किस बात की, फिर आज ही बात करते हैं और चलते हैं निर्मला आंटी के घर। सोहन व नीरा पंकज तथा अंकल आंटी को सारी बात बता देते हैं और डीएनए के लिए मना लेते हैं। डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और निर्मला आंटी व अंकल को अपना बेटा, जो जन्म के 3 दिन ही चोरी हो गया था, मिल गया तथा पंकज को उसके माँ बाप
जितनी खुशी अंकल आंटी व पंकज को थी, उससे ज़्यादा खुशी नीरा को थी। आज बहुत दिन बाद नीरा के चेहरे पर असली मुस्कुराहट आई थी। स्वरचित एवं मौलिक दीपा सानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।